नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सामा में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा कोई सा भी टैट हो, इसमें सी टैट है हमारा, यूपी टैट है हमारा, यूके टैट है हमारा, एस टैट है, यानी कि जो भी हमारे टैट के पेपर है उनके लिए क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है जो हमारी CDP की चल रही है। कुछ टॉपिक मैंने आपको इसके बेसिक से करा दिए हैं, आप पिछली क्लास में देख लेना। अब मैं आपको इसमें जो CDP के PYQ आए हुए हैं हमारे क्वेश्चन, जो हमारे पिछले वर्षों में आए हुए हैं, उन्हें मैं आपको करा रही हूँ इन क्लासों में। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये क्वेश्चन है जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें कर लीजिए। तो देखते हैं आज हम क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिए थे। आज इस क्लास में मैं आपको 16 से क्वेश्चन करा रही हूँ, यानी कि 16 से मैं आपको 30 क्वेश्चन इसमें करा रही हूँ। पिछली क्लास में मैंने 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन आपको कराए थे, तो आप उन्हें भी देख लेना। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, एक संज्ञानात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे, यानी कि क्या है संज्ञानात्मक बालक है, उनमें से कौन से गुण इसमें से मौजूद होंगे। तो ऑप्शन है हमारा ये अपसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, अभिसारी चिंतन, नवीन मुक्ता उत्पादन की योग्यता। तो इसमें हमारा क्या होगा, जो सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव चाइल्ड है, तो उसमें से क्या होगा हमारा अपसारी चिंतन भी होगा, क्योंकि अपसारी का मतलब क्या होता है, यानी कि जो भी कोई एक क्वेश्चन है उसके अनेक आंसर बताना, तो ये तो होगा। अमूर्त चिंतन भी होगा, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अपसारी चिंतन ये नहीं होगा। जो अपसारी चिंतन वो क्या होता है, जैसे कि कोई एक क्वेश्चन है तो उसका सिर्फ एक ही आंसर देना, यानी कि एक तक ही सीमित रहना, तो ये नहीं होगा इसमें। फिर क्या है, नवीन अमुक्ता उत्पादन की योग्यता, ये भी होगा हमारा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसमें मिस्टेक हो गया था। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है इसमें, थर्ड ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, पहला दूसरा और हमारा ये क्या है, ये हमारा है फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है, यानी कि नहीं बताना है हमें। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के हेतु प्रभावशाली नहीं है। तो पहला क्या है, मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर क्या है हमारा, समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर क्या है, का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना। या फिर क्या है हमारे हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4, यानी कि हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया इस्तेमाल पर बल देना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः हो, यहाँ पे क्या था, हो। तो इसमें पहला क्या है हमारा, इसमें है पहला हमारा शिक्षा केंद्रित। फिर क्या है दूसरा, सहपाठी द्वारा निर्देशित। फिर क्या है हमारा, पाठ्य पुस्तक के केंद्रित या स्व निर्देशित। तो जो प्रभाव यानी कि अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः क्या होना चाहिए, स्व निर्देशित, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, नेक्स्ट में तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें क्या है, पियाजे द्वारा अधिगम को
सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो पहला क्या है, विविध सामग्रियों का प्रावधान, फिर शिक्षकों की गतिशीलता, फिर मध्य स्तरीय नमनीय अनुभव प्रदान करना, फिर क्या सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, यानी कि पहला भी हमारा सही है और हमारा दूसरा भी हमारा सही है और हमारा तीसरा भी सही है। ये नहीं, फोर्थ सही हमारा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित युग्म है? यानी कि इसमें हमें सही सुमेलित युग्म बताने हैं। पहला क्या है, सजा और आज्ञाकारी अभिविन्यास कानूनतः है, अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। फिर कानून और व्यवस्था अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को सवैत चुना जाता है। फिर सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा सेकंड, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें क्या है? हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती? यानी कि नहीं बताना है हमें। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के आकलन को नहीं दर्शाती है? तो पहला क्या है, छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं और वह कैसे पहुँचेंगे। शिक्षक सीखने को सुसंसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और सह मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो हमें बताना है इसमें हमारा कौन सा सही नहीं है। तो ये थर्ड वाला हमारा सही नहीं है, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगत और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो ये बताना है हमें। तो पहला क्या है, गुणज वैकल्य यानी कि कैलकुलेटर का उपयोग, श्रवण दोष ऑडियो टेप देने का प्रावधान, पठन वैकल्प लंबे लंबे लिखित कार्य हेतु यानी कि रणनीति का सही युग्म बताना है हमें। तो इसमें हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी कि गुणज वैकल्य कैलकुलेटर का उपयोग, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, अभिकथन एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। फिर क्या है, तर्क, बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। तो अभिकथन भी हमारा बिल्कुल सही लग रहा है और हमारा तर्क भी सही लग रहा है। तो इसमें हमें सही बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है
और आर क्या है, सही व्याख्या करता है किसकी, एक ही। एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के जानेंगे, बिल्कुल सही है, ये भी सही है हमारा। और अभिकथन भी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। अभिगम यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरण कारक है। तो रवैया, प्रेरणा, विद्यालय या हमारा क्या है, व्यक्तित्व लक्षण। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा विद्यालय, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिकता बनाकर ठहराया जा सकता है। कारण क्या है, अब बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आनुवंशिकता कारक ही उत्तरदायी होते हैं। तो ये बताना है हमें कि इनमें से कौन सा हमारा सही है। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि अभिकथन भी हमें गलत लग रहा है और कारण भी। बच्चों के शारीरिक विकास के देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिकता जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। कारण क्या है, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशुकरण कारक ही उत्तरदायी होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है हमारा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ये दोनों हमारे क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मकता अक्षमता आती है। यानी कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में से कौन सी संज्ञानात्मकता अवस्था आती है। तो पहला क्या है हमारा, अमूर्त सोच की अक्षमता। दूसरा क्या है, दूसरों का नजरिया लेने की अक्षमता। तीसरा क्या है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की अक्षमता। परिकल्पनात्मकता, निगमनात्मकता, सोच की अक्षमता। तो इसमें हमें बताना है यानी कि कौन सी होगी इसमें। तो इसमें हमारी होगी यानी कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मकता अक्षमता आती है। तो उसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लक्ष्य निर्धारित व्यवहार की अक्षमता। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, लॉरेंस कोहलर के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादे की अपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करता है। तो पहला क्या है, सजा और आज्ञाकारी अभिविन्यास। फिर क्या है, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। फिर क्या है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास या सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सजा और आज्ञाकारी अभिविन्यास। इसमें क्या करता है, बच्चा दूसरों के इशारे की अपेक्षा करता है, इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणाम के डर पर केंद्रित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों के समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो पहला क्या है हमारा, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताइए। यानी कि समालोचनात्मक सोच का मतलब होता है यानी कि एक क्वेश्चन के अनेक आंसर देना। फिर क्या है, बीजों के अंकुलन के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक उपयोग की रूपरेखा यानी कि तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है, ये बताना है हमें, नहीं दिया गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा इसमें, उपयुक्त इमारती ढांचा को, फिर क्या है अनिवार्य विशेष शिक्षा को, प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और निजी शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो कौन सा नहीं दिया गया, निगेटिव बताना है इसमें हमें। तो कौन सा नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अनिवार्य विशेष शिक्षा को नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधि है। तो बताना है हमें कौन सी गतिविधि है। पहला क्या है, यांत्रिक, व्यवहारवादी, निष्क्रिय या सामाजिक। तो समकालीन सिद्धांतों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधि है। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पे ये गतिविधि है। तो कौन सी है, वो है हमारी सामाजिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। तो हमारी ये आज 15 से 30 तक के क्वेश्चन मैंने आपको इस क्लास में करा दिए हैं। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।